reproduction in diatoms. रिप्रोडक्शन इन डाइएटम्स, नो प्रोटिस्टा में रिप्रोडक्शन नहीं, डाइएटम्स का बेटा। हाँ ठीक है। हाँ कॉमन मोड ऑफ reproduction is binary fission। बाइनरी फिजन जो कॉमन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है बेटा डाइएटम्स में, वो क्या होता है? बाइनरी फिजन। ठीक है। अब देखो, और बाइनरी फिजन को हम क्या बोलते हैं बेटा? एसेक्सुअल की सेक्सुअल? एसेक्सुअल बाइनरी फिजन। ये डाइएटम है, ठीक है। तो अगर इसका बड़ा वाला जो देख रहे हो, ये जो ऊपर वाला एपिथिका है, अगर मान लो ये 10 मॉलिक्यूल से, फॉर एग्जांपल समझाने के लिए है ना, अगर ये इसमें 10 यूनिट है, मतलब 10 यूनिट का मतलब कि 10 मॉलिक्यूल से बना है एपिथिका, मान लो, तो हाइपोथिका कितने मॉलिक्यूल की बनी होगी? कम या ज्यादा? मोर और लेस देन 10। बिल्कुल सृष्टि, सही बात है। हाँ मतलब बेटा ये 9 यूनिट की बनी है, ठीक है। तो इसमें अलग तरह से बेटा मल्टीप्लिकेशन होगा, अलग तरह से मल्टीप्लिकेशन होगा। क्या होगा कि ये दोनों अलग हो जाएंगे। पहले ये एपिथिका एंड हाइपोथिका, ये दोनों अलग हो गए। ये 10 यूनिट है और ये 9 यूनिट है, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या हुआ? इसमें भी हाइपोथिका आई, देखो इसमें भी हाइपोथिका आई और इसमें भी हाइपोथिका की फॉर्मेशन हुई। तो ये तो 9 यूनिट आ गया। अब ये क्या होगा? 8 यूनिट, ठीक है। समझ में बात आई? पहले क्या था? ये था एपिथिका और ये था हाइपोथिका, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया? ये है एपिथिका और ये भी क्या है? एपिथिका। अलग होके ये भी एपिथिका बना लिया। और ये दोनों व्हाइट वाले क्या हैं? हाइपोथिका। हो गया, 1 से 2 बन गया, 1 से 2 बन गया, हो गया बाइनरी फिजन, ठीक है। लेकिन आप एक चीज यहाँ पे देखो, ये अब ये 9 हो गया और ये 8 हो गया। अगली बार नेक्स्ट टाइम जब बाइनरी फिजन होगी बेटा, नेक्स्ट टाइम होगी क्या? होती रहती है। तो अब इसमें क्या होगा? ये 9 यूनिट अलग हुआ
ये 9 यूनिट अलग हुआ और ये 10 यूनिट अलग हो गया, सॉरी 8 यूनिट अलग हो गया, 8 यूनिट। अब इसमें देखो, और दोनों के कैसे बिहेव कर रहे हैं, ये दोनों कैसे बिहेव कर रहे हैं, ये एपिथीका, ठीक है। अब इन दोनों में हाइपोथीका आ गई, ये देखो, ये दोनों में हाइपोथीका आ गई, हाइपोथीका इन दोनों में। तो ये 9 यूनिट है, तो ये बन गया 8 यूनिट, और ये कितना यूनिट, अच्छा ये कितना यूनिट था, 8 यूनिट, तो ये क्या हो जाएगा 7 यूनिट। अब इसको आगे लेके चलते हैं, समझ में आया, हाँ समझ में आया। अगर यूं ही चलता रहा बेटा, ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस बाइनरी फिजन, साइज इनकी डिक्रीज होगी, ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस बाइनरी फिजन साइज डिक्रीज होगी। इधर लिखता हूं मैं इधर लिख रहा हूं, आप नीचे लिखना, ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस बाइनरी fission, size decrease and become, diatoms become unstable, size decrease and become unstable, ठीक है। देन अब क्या होगा, देन ये जो है डाई एटम बेटा साइटोप्लाज्म को कॉन्स्टिट्यूट कर लेगा, ये न्यूक्लियस है मान लो बीच में, ठीक है। तो ये इसमें क्या हो जाएगी, मियोसिस, क्या हो जाएगी बेटा, मियोसिस। मियोसिस का रिजल्ट जानते हो आप लोग, मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस में क्या होता है बेटा, एक से कितने सेल्स बनते हैं, एक से कितने सेल बनते हैं बेटा, मियोसिस में एक से कितने सेल बनते हैं, 4, एंड क्रोमोसोम नंबर 2 नहीं बनते हैं सृष्टि बेटा, माइटोसिस में 2 बनते हैं, मियोसिस में 4 बनते हैं, ठीक है, मियोसिस में 4 बनते हैं, ठीक है। बोर्ड ब्लर हो रहा है, कलर चेंज कर दो स्क्रीन का, नहीं ब्लर कहां हो रहा है, साफ तो है, बिल्कुल क्लियर है। तो मैंने कहा 4 सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, क्लियर। लेकिन यहां पे बेटा मियोसिस में केवल न्यूक्लियस का मियोसिस हुआ है, तो जब मियोसिस हुआ है तो अब ये जो सेल है कुछ इस तरह से बन गई, यहां मैं बना दे रहा हूं, ये एपिथीका है और ये हाइपोथीका है, इसमें 1 2 3 4, ठीक है, ये 4 न्यूक्लियस बन गए, 4 न्यूक्लियस। लेकिन बेटा ये हैप्लॉइड है ना, होगा ना, मियोसिस हुई है तो ये क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया है इसका,
और हम जानते हैं कि डाई एटम्स डिप्लॉयड होते हैं, ठीक है। फिर क्या होगा, ये यहां से गर्डिल से ब्रेक हो जाएगा बेटा, गर्डिल से ये टूट जाएगा, ठीक है, ऐसे, और ये बाहर आ जाएंगे, बाहर आ गए, और उसके बाद एक स्टेप होगा, ये दो इसमें ये बिहेव लाइक गैमीट्स, ये गैमीट्स के जैसा बिहेव करने लगते हैं। अब आपको ध्यान देना है, ये अलग तरह का रिप्रोडक्शन है बेटा। ए सेक्सुअल यहां तक चला, यहां तक, अब यहां से सेक्सुअल हो गया, मतलब एक ही रिप्रोडक्शन में, एक ही तरह के रिप्रोडक्शन में दोनों है, ए सेक्सुअल भी है और सेक्सुअल भी है। तो ये गैमीट के जैसा बिहेव करने लगे, क्योंकि मियोसिस हुई, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया, तो इसके बाद स्टेप आएगा बेटा फर्टिलाइजेशन का। गैमीट्स आर फ्यूज्ड विद ईच अदर, मतलब फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद बेटा क्या होगा कि ये जाइगोट बना लेंगे। देखो ये क्या बना लिया, जाइगोट। एंड जाइगोट, इस जाइगोट को बेटा, इस जाइगोट को हम कहते हैं ऑक्सोस्पोर्स, AUXO, ऑक्सोस्पोर्स, AUXO, ऑक्सोस्पोर्स। ये सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं बेटा, ये क्या होते हैं, सेक्सुअल स्पोर्स। ऑक्सोस्पोर्स आर सेक्सुअल स्पोर्स, and these oxospores developed into adult diatom. These oxospores developed into adult diatoms. तो आपको बस हाँ केवल और केवल ऑक्सोस्पोर्स याद रखना है। इसमें कौन कौन से पॉइंट याद रखने हैं, इसमें आपको सिर्फ बाइनरी फिजन एक याद रखना है, दूसरा वर्ड याद रखना है कि इसमें ऑक्सोस्पोर्स बनते हैं जो सेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं, होते हैं। बस ये दो पॉइंट याद रखना है इसमें, asexual reproduction by binary fission and second sexual spores by oxospores। बस ये दो पॉइंट याद रखने हैं और कुछ नहीं, ठीक है। कर लिया, कॉपी कर लिया सर? 10 यूनिट एंड 9 यूनिट वाला समझा दो। 10 यूनिट और 9 यूनिट का मतलब ये है बेटा, अभी जब तो अभी तक क्यों नहीं बोले, मतलब ये है बेटा कि ये जो एपिथिका होगी उसमें मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे, जो हाइपोथिका होगी उसमें कम होंगे। तो मैंने 10 और 9 इस रिस्पेक्ट में लिया है कि अगर ये 10 है तो ये 9 होगा, मतलब उसमें जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे एपिथिका में हाइपोथिका से ज्यादा होंगे। वो समझाने के लिए मैंने 9 और 10 ले लिया है। क्लियर? और किसी का कोई डाउट है बेटा? ऑक्सोस्पोर्स प्रेजेंट इन डाई एटम्स, नहीं बेटा क्या बात कर रहे हो, डाई एटम्स में ऑक्सोस्पोर्स थोड़ी ना है एडल्ट में। ऑक्सोस्पोर्स डेवलप्ड इनटू एडल्ट डाई एटम, मतलब जो नॉर्मल डाई एटम होता है उसमें डेवलप हो जाता है ऑक्सोस्पोर्स। क्लियर? चलो नेक्स्ट एग्जांपल कुछ लिख लेते हैं बेटा डाई एटम्स का। दो, नेविकुला, सिम्बेला एक्सेट्रा। ये भी डाई एटम है, ये भी डाई एटम है,
डाई एटम का एग्जाम्पल मैंने लिखा है 2। ठीक है, क्लियर। चलो अब दूसरा, और डेस्माइड्स में मैंने जितना बताया था उतना काफी है। डेस्माइड्स में ब्राउन कलर पिगमेंट कवर्ड विद brown color pigment fucoxanthin covered with silica, then they appear like golden color, तो उसको क्या बोलते हैं, गोल्डन, हाँ डेस्माइड्स, बस उतना ही याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक इज डायनोफ्लैजेलेट्स। डायनोफ्लैजेलेट्स बेटा, डायनो मीन्स जानते हो क्या होता है, डाई मीन्स 2 मत लगा लेना आप लोग, ठीक है ना। डायनो मीन्स होता है विरलिंग। डायनो मीन्स क्या होता है, विरलिंग। और विरलिंग मतलब जानते हो क्या होता है, चक्कर काटना। मतलब आप समझो ये पानी है, ठीक है, ये वाटर है, तो डाई एटम्स जो होते हैं ना वो ऐसे 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 आगे बढ़ते हैं, या ऐसे 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 आगे बढ़ते हैं, मतलब ऐसे चक्कर काटते हुए इधर उधर मूव करते हैं, ऐसे ऐसे, उसको विरलिंग बोलते हैं। हाँ, डेस्माइड्स मैंने बताया ना, गोल्डन एल्गी, उतना ही पढ़ना है बस, उससे ज्यादा नहीं, उतना ही पढ़ना है बेटा डाई एटम्स में, ठीक है। तो डायनोफ्लैजेलेट्स दूसरा टॉपिक है आपका, और डायनो मीन्स होता है विरलिंग, इसलिए इसको इसी तरह मूव करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डायनोफ्लैजेलेट्स। डायनोफ्लैजेलेट्स को गोल्डन ब्राउन प्रोटिस्ट भी बोलते हैं, आप जानते हो, गोल्डन ब्राउन प्रोटिस्ट भी कहा जाता है। क्यों क्यों कहते हैं, because मेनली इसमें जो पिगमेंट पाया जाता है बेटा वो होता है क्लोरोफिल ए एंड फ्यूकोजैंथीन, ठीक है, या जैंथोफिल भी इसको बोल सकते हो, कल मैंने बताया था ब्रैकेट में जैंथोफिल। ये दोनों डोमिनेंट होते हैं, मतलब ज्यादा पाए जाते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, गोल्डन ब्राउन प्रोटिस्ट। ये बहुत सारे कलर्स भी अपीयर करता है, अभी लिखवाऊंगा, ठीक है। ये जो है विरलिंग स्विमर होते हैं, क्या होते हैं, दे आर, नेक्स्ट पॉइंट, दे आर विरलिंग स्विमर। विरलिंग स्विमर मतलब चक्कर काटते हुए स्विम करना, समझ में आ रहा है, अभी तक किसी को प्रॉब्लम है, नो सर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। इनके बॉडी में बेटा 2 फ्लैजेला होता है, 2 flagella present, there are 2 flagella present, and body divided into epivalve and hypovalve।
इनकी बॉडी दो पार्ट में डिवाइडेड होती है बेटा, एक एपी वॉल कहते हैं, दूसरे को हाइपोवाल्व बोलते हैं। क्लियर? बिकॉज के बाद क्या लिखा है? बिकॉज के बाद मेनली है बेटा, मेनली। मेनली क्लियर? यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? ये एपी वॉल्व और सर वॉइस लो हो गई है, वॉइस लो नहीं, वॉइस सही है, यहां बता रहा है, यहां पे बेटा इंडिकेटर आ रहा है, इंडिकेशन कि वॉइस सही। विरलिंग बता दो। प्राची अब क्लास से बाहर चले गए थे क्या? कितनी बार बोलूं, चक्कर काटते हुए स्विम करना मतलब विरलिंग, समझ रहे हो? एक तो ऐसे होता है, मान लो यहां से यहां जाना है तो एक होगा ऑर्गेनिज्म सीधे जाएगा, ठीक है, लेकिन दूसरा होगा वो ऐसे जाएगा, यहां से यहां जाना हो ना तो ऐसे जाएगा, चक्कर काटते हुए जाएगा। तो ये चक्कर काटते हुए घूमते रहते हैं, तो इसीलिए विरलिंग बोलते हैं। और डायनो मीन्स विरलिंग होता है, इसलिए डायनोफ्लैजेलेट्स। क्लियर? ठीक, चलो स्ट्रक्चर देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। अभी कोई कॉपी नहीं करेगा, अभी समझ लो। सर नोट्स नहीं हुआ, पीडीएफ भेज दूंगा, चलो कर लेना अभी तेज बेटा, ठीक है, पीडीएफ भेज देंगे। अभी सुनिए, कोई लिखेगा नहीं। अगर पिलो ले लो बेटा, तकिया, और उसको बीच में से अगर मान लो ये तकिया है, अगर बीच में से इसको बांध दो जोर से, एक थ्रेड से जोर से टाइटली बांध दो, तो ये कैसा दिखेगा? ये ऐसा दिखेगा, दो दिखेगा आपको, दो, लेकिन दो है नहीं। ठीक बात है, दो दिखेगा लेकिन दो है नहीं, एक ही है। तो डायनोफ्लैजेलेट्स यूनिसेलुलर होते हैं, डायनोफ्लैजेलेट्स बेटा यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। तो हम जो सेल बनाने जा रहे हैं एक्चुअली वो यूनिसेलुलर है, लेकिन ये दिखते कैसे हैं देखो, ये आपको दो दिख रहा होगा लेकिन दो है नहीं, ठीक है। तो इनकी बॉडी में बाहर से बेटा देखोगे, आपने टॉर्टोइज देखा होगा, कभी न कभी तो देखा होगा, या मान लो ड्राई, अगर सॉइल ड्राई हो जाती है बिल्कुल, तो ऐसे प्लेट्स उस पे बन जाते हैं, ग्रूव्स बन जाते हैं, ठीक है। एक और बात, ये डायनोफ्लैजेलेट है, पहले देखो इधर, ये डायनोफ्लैजेलेट है, समझ लो ये डायनोफ्लैजेलेट्स है। इसमें सबसे बाहर बाहर ये सिंगल सेल है, पहली बात तो हम बता दें कि एक सिंगल सेल मैंने बनाया है, लेकिन बाहर से इसमें प्लेट्स दिखाई देते हैं, सेलुलोसिक प्लेट्स दिखाई देते हैं बेटा। ये जो मैंने ऐसे ऐसे बनाया है, ये क्या है? सेल वॉल है एक्चुअली, ठीक है, जो प्लेट्स के जैसा दिखाई दे रहा है, सेलुलोसिक प्लेट्स, ठीक है। सेलुलोसिक प्लेट्स मतलब सेल वॉल किसका बना है? सेल वॉल किसका बना है? सेलुलोज का बना है बाहर बाहर। और
इसीलिए इसको बोलते हैं बेटा आर्मोरेड एल्गी। आर्मोरेड एल्गी। आर्मोरेड मतलब होता है कवच कुंडल। जानते हो कर्ण की नगरी में हो आप लोग, करनाल। करनाल में बेटा कर्ण यहीं के थे ना, यहाँ पे रहते थे। उनके पास कवच कुंडल था प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। तो इसको डायनोफ्लैजेलेट्स का कवच कुंडल कहते हैं, मतलब कि सेलुलोज का बना हुआ टफ कवरिंग, टफ कवरिंग, ठीक है। तो इसलिए आर्मोरेड एल्गी या आर्मोरेड एल्गी बोलते हैं इसको, ठीक है। सेलुलोज का बना होता है। अब ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। इस ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं बेटा, इस पूरे ऊपर वाले पार्ट को एपी वॉल, और नीचे वाले को क्या बोलेंगे, हाइपो वैल। इसमें बेटा दो फ्लैजेला होता है, देखो दो फ्लैजेला इसमें होता है। एक होता है यहां से, इसको कहते हैं ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स फ्लैजेला। ये ट्रांसवर्स फ्लैजेला है बेटा। और एक होगा लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजेला, यहीं से निकला हुआ ये। तो लॉन्गिट्यूडिनल ये शॉर्ट है, ट्रांसवर्स क्या है, शॉर्ट है, और ये है लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजेला। लॉन्गी मतलब बॉडी के लॉन्गिट्यूडिनली प्लेस्ड है, लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजेला। ये लॉन्ग फ्लैजेला है, ये लॉन्ग है और ये शॉर्ट है, ठीक है। ये दोनों फ्लैजेला जो हैं आपस में बेटा, आपस में 90 डिग्री पे प्लेस्ड है क्या, ये और ये दोनों लॉन्गिट्यूडिनल एंड ट्रांसवर्स प्लेस्ड इन 90 डिग्री और राइट एंगल, और राइट एंगल। और इधर देखो, अगर ये फ्लैजेला मूव किया तो ये इधर को आएगा, देखना इधर को आएगा। लॉन्गिट्यूडिनल मूव किया तो ऊपर को जाएगा, फिर ये मूव किया तो इधर को जाएगा। अब ये होता क्या है, ये ऐसे ऐसे हो जाता है। तो ड्यू टू टू फ्लैजेला which placed in right angle to each other, they show whirling movement या whirling, हाँ whirling movement या whirling swimmer। समझ में आया, समझ में आया। ये दोनों जो राइट एंगल प्लेस है बेटा, इसी के कारण दे शो whirling movement because of two flagella are placed in right angle, they show whirling movement। अब कॉपी करो फटाफट, हाँ जल्दी जल्दी कॉपी कर बेटा, फटाफट फटाफट कॉपी करो। डन। अच्छा वेट, चलो बेटा हो गया क्या,
नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, दे आर मोस्टली मैराइन एंड फोटो synthetic. They are mostly marine and photosynthetic. They appear like, next point, they appear yellow, red, orange. देखिए, they appear like red, yellow, orange, green, brown, red, सब लिख लो. Green, brown, etc. in color. अलग अलग तरह की कलर्स के ये होते हैं बेटा डायनोफ्लैजेलेट्स. हाँ, और एक और बात, some are show bioluminescence like noctiluca. नॉक्टिल्यूका, ठीक है. नॉक्टिल्यूका बेटा ऐसा है जो बायोलुमिनेसेंस की प्रॉपर्टी रखता है, और ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये क्या होता है, आप सब लोग जानते हो. हाँ, जुगनू के जैसा. जुगनू भी रात में लाइट प्रोड्यूस करता है, तो ये भी करते हैं, ठीक है. सो कॉल्ड फायर एल्गी. कई तरह की एल्गी आप पढ़ रहे हो, तो नॉक्टिल्यूका को हम फायर एल्गी भी कह सकते हैं, क्योंकि ये बायोलुमिनेसेंस की प्रॉपर्टी रखता है, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, some are responsible for red tide. Some are responsible for red tide. Example, Borneo lux. Borneo lux. बेटा रेड टाइड, रेड सी नहीं है. रेड सी कौन प्रोड्यूस करता है बेटा, बनाता है, बताओ जरा तो. रेड सी कौन प्रोड्यूस बनाता है? रेड सी का कारण कौन है? अच्छा, रेड कलर विजिबल नहीं है. अब विजिबल है. बेटा एक सेकेंड वेट करोगे?
हाँ, आपने बताया नहीं, ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम से श्वेता। शाबाश बेटा, गुड। मैंने आप लोगों को ब्लू ग्रीन एल्गी में बताया था कि रेड सी जो बनाता, रेड, सॉरी ये तो मैंने रेड सी लिख दिया क्या? रेड टाइड है बेटा, ये रेड टाइड है। रेड सी जो है वो ट्राइकोडेस्मियम बनाता है, ठीक है। सृष्टि, सृष्टि आपको पता नहीं है? मैंने बताया नहीं है ब्लू ग्रीन एल्गी में? अच्छा, आप लोग नहीं पढ़े हो, समझ में आ गया। इसमें जो है ना, कौन से बच्चे हैं, कौन से, नायडू बैच, सॉरी रेड्डी, रेड्डी है, रे बैच के बच्चों को पता है, रे बैच के बच्चों को पता है ना? रेड सी मैंने बताया था। हाँ हाँ, रे बैच में हुआ है, रे बैच में हुआ है बेटा। हाँ, मुझे याद नहीं था ना कि किस बैच में हुआ है, नहीं हुआ है। गोनायोलक्स चलो बता देंगे बाद में वो। तो जहां पे ये रहते हैं बेटा, जहां पे गोना, ध्यान से सुनो, जहां पे गोनायोलक्स रहता है, ये रहता है, वहां पे रेड कलर अपीयर होता है, रेड कलर, और इसी को हम क्या बोलते हैं? रेड टाइड, ठीक है। अब ये क्या करता है बेटा, गोनायोलक्स सेक्रीट, वहां भी वो सेक्रीट कर रहा था टॉक्सिन, और यहां भी ये टॉक्सिन सीक्रेट करता है बेटा, है ना? ये भी क्या सीक्रेट करता है? टॉक्सिन, और उस टॉक्सिन को बोलते हैं बेटा सेक्सी टॉक्सिन, SAXI, ठीक है। और ये जो है, जो दूसरे एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनके लिए हार्मफुल होता है ये सेक्सी टॉक्सिन, harmful for other aquatic animals, ठीक है। रेड टाइड बनाता है, और वहां पे दूसरे जो एनिमल्स हैं, स्पेशली कौन कौन है? मेनली फिशेस, फिशेस को बेटा नुकसान पहुंचाता है ये टॉक्सिन। रेड टाइड क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन किसका? डायनोफ्लैजेलेट्स का। तो इन favorable condition they reproduce by binary fission, और ये इतना स्पीड होता है बेटा, जैसे एग्जांपल हम अगर दें आपको, गोनायोलक्स जो होता है, गोनायोलक्स ये बहुत फास्ट डिवाइड करता है और रेड टाइड बना देता है। एसेक्सुअली बाइंडिंग फिजन के थ्रू गोनायोलक्स रिप्रोड्यूस करता है और बना देता है क्या? रेड टाइड, ठीक है। और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, नेक्स्ट पॉइंट, फोटो सिंथेटिक पिगमेंट पाया जाता है इसमें क्लोरोफिल ए,
chlorophyll C and xanthophyll. xanthophyll के आगे आप फ्यूकोजैंथीन भी लिख लोगे, या उसका एक टाइप और होता है जिसको हम बोलते हैं पेरिडिनिन। xanthophyll की बहुत सारी टाइप होती है, पेरिडिनिन, ठीक है। रिजर्व फूड, इसमें ऑयल होता है बेटा, ऑयल या आप फैट्स लिख सकते हो। एक और पॉइंट, दे आर mesokaryotic। अब एक नया वर्ड आ गया, आपने प्रोकैरियोट सुना है, आपने यूकैरियोट सुना है, लेकिन ये मेसोकैरियोटिक क्या है? ये तो एक नया प्रॉब्लम आ गया, नहीं? चलो कोशिश करते हैं बताने की, समझ में आ गया तो ठीक, नहीं तो जब पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल तब समझ में आएगा। थोड़ा सा ट्राई कर लेते हैं। बेटा जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, इनमें डीएनए होता है, न्यूक्लियस नहीं होता, हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती, क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन ना क्रोमोसोम डीएनए के पॉलीमराइजेशन डीएनए के कॉइलिंग में हेल्प करता है। हिस्टोन प्रोटीन कॉइल बना के वो क्रोमोसोम बनाते हैं, ठीक है। हाँ, हिस्टोन प्रोटीन किसमें हेल्प करती है? डीएनए के कॉइलिंग में, जिससे कि वो क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। तो हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होती है, लेकिन नॉन हिस्टोन प्रोटीन होती है प्रेजेंट। आपने यूकैरियोटिक सुना है, यूकैरियोटिक में बेटा डीएनए होता है, न्यूक्लियस होता है, हिस्टोन प्रोटीन होता है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन होती है, क्रोमोसोम भी होता है, न्यूक्लियस भी है। मतलब क्या देखा आपने? अगर न्यूक्लियस है तो हिस्टोन भी है, न्यूक्लियस है तो हिस्टोन भी है, और क्रोमोसोम भी है, ठीक है। लेकिन इन दोनों से अलग एक मेसोकैरियोटिक है, जिसमें डीएनए तो है और क्या है? न्यूक्लियस भी है बेटा, न्यूक्लियस भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि न्यूक्लियस होने के बावजूद भी हिस्टोन प्रोटीन नहीं है। ये देखो कमाल, हिस्टोन प्रोटीन नहीं है और नॉन हिस्टोन प्रोटीन है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन है। समझ में आई बात? हाँ, तो मेसोकैरियोटिक सेल वो है जिसमें बैक्टीरिया का कौन सा कैरेक्टर है? डायनोफ्लैजेलेट्स यूकैरियोटिक होती है,
अरे मीजोडर्म पे कहाँ पहुंच गया भाई तू, कृतिका। मैंने पूछा बेटा, क्वेश्चन ये है कि कौन सी वो यूकैरियोटिक सेल है जिसमें बैक्टीरिया का एक कैरेक्टर है। तो वो कई सारे हैं, राइबोसोम्स भी है, जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, वो बैक्टीरिया का ही कैरेक्टर है। लेकिन एक सबसे बड़ा कैरेक्टर है कि डायनोफ्लैजेलेट्स ऐसे होते हैं बेटा जिसमें जो यूकैरियोटिक तो हैं, लेकिन उसमें, हाँ, उसमें हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट है। ये हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट है, ये याद रखना, लेकिन न्यूक्लियस है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ना प्रोकैरियोट ना यूकैरियोट, बीच वाला मीजोकैरियोट। क्लियर? ओके। अब है बेटा यूग्लिनोइड्स। नेक्स्ट है ग्रुप ऑफ प्रोटिस्टा में फोटोसिंथेसिस करने वाले दो हमने पढ़ लिए, डाइएटम्स और डायनोफ्लैजेलेट्स, ये दोनों फोटोसिंथेटिक थे। तीसरा है ग्रुप यूग्लिनोइड्स। बेटा यूग्लिनोइड्स में यूग्लिना, युग, इसका एग्जाम्पल यूग्लिना फैकस, यूट्रेपिया एक्सेट्रा। अब क्लियर हो गया होगा कि यूग्लिना इज द मेंबर ऑफ यूग्लिनोइड्स एंड यूग्लिनोइड्स आर ग्रुप ऑफ प्रोटिस्टियंस। हाँ, अरे कहाँ चले गए बेटा, स्पॉन्जेस में कहाँ चले गए? एक्सेप्शन केस ऑफ बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। हाँ, इनमें दोनों के कैरेक्टर्स हैं। मतलब क्या, ये बेटा प्रोड्यूसर्स भी हैं और कंज्यूमर्स भी हैं। तो प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स, प्रोटिस्ट्स इसको कहते हैं। दे आर प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, प्रोटिस्ट। ठीक है, और मेजॉरिटी क्या होती है? लिव इन फ्रेश वाटर, मतलब पॉन्ड, लेक, और मेनली स्टेगनेंट वाटर। स्टेगनेंट वाटर मतलब रुका हुआ पानी, स्टिल, हाँ, जो मूव न करता हो। ठीक है, चलो, हाँ, ठीक है। अब इसका सारे कैरेक्टर्स हम एक ऑर्गेनिज्म के हेल्प से लेंगे। इसके सारे कैरेक्टर्स एक ऑर्गेनिज्म के हेल्प से लेंगे, और वो है एग्जाम्पल यूग्लिना। अभी हम इसको प्लांट और एनिमल के बीच में कनेक्टिंग लिंक क्यों बोलते हैं, ये डायग्राम बना के समझा के तब लिखवाएंगे। देखो,
ये आउटर जो कवरिंग है बेटा, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन। ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन, आउटर मोस्ट तो नहीं कहेंगे, सेल मेम्ब्रेन है। एंड सेल मेम्ब्रेन इज कवर्ड विद वन मोर लेयर, ट्यूबुलिना में पाया जाता है एक और लेयर, ये ऐसे। इसको क्या कहते हैं बेटा, इसको कहते हैं पेलिकल। सेल मेम्ब्रेन इज कवर्ड विद पेलिकल। पेलिकल क्या होता है बेटा, ये प्रोटीनेशियस कवरिंग होती है। सेल मेम्ब्रेन सॉरी पेलिकल क्या है, प्रोटीनेशियस कवरिंग। किस लिए, मेक बॉडी फ्लेक्सिबल, बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाती है ये, ठीक है। एक चीज और है बेटा, आपने पढ़ा होगा, जब मैंने पढ़ाया था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का स्टार्टिंग, वहां पे बताया था कि किसी में सेल वॉल है, किसी में नहीं है। तो यहां पर सेल वॉल नहीं है, सेल वॉल एब्सेंट है। और एक बात बताइए, फ्लैजेला की ओरिजिन क्या होती है, फ्लैजेला की ओरिजिन कहां से होती है, सबसे पहला उसका पार्ट क्या होता है, ये तो सब लोग पढ़ चुके हो, बताओ। फ्लैजेला का बेसल बॉडी, गुड, बेसल बॉडी बेटा, ठीक है। तो देखो ये है बेसल बॉडी, यहां पर एक बेसल बॉडी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अराइज होती है। तो ये दो बेसल बॉडी मैंने बनाया है, ये दो बेसल बॉडी बनाया है मैंने, इन दोनों को लिख देता हूं बेसल बॉडी। अब यहां से देखना, देखते रहो, ये बेसल बॉडी से फ्लैजेला यहां से निकला और ऐसे गया, छोटा सा, एक दूसरा निकला यहां से ऐसे गया और इसको क्रॉस कर दिया बेटा ऐसे, और ऐसे निकल के खूब बड़ा सा फ्लैजेला है, ठीक है। ये दोनों यहां पे क्रॉस किए हैं, देख रहे हो, ये वो पॉइंट है, इट इज अ प्लेस वेयर टू फ्लैजेला क्रॉस विद ईच अदर, यहां पे यूनाइट हो गए हैं। बोर्ड ब्लर नहीं है, यहां से क्लियर है बेटा सेजल, हाँ बोर्ड ब्लर नहीं है, बिल्कुल साफ है, यहां से दिख रहा है मुझे। इट इज अ प्लेस वेयर टू फ्लैजेला यूनाइट टू फॉर्म, इसको कहते हैं बेटा पैरा फ्लैजेलर बॉडी। पैरा फ्लैजेलर बॉडी किसको कहते हैं, प्लेस वेयर टू फ्लैजेला यूनाइट। यूनाइट मतलब क्या, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, उसको बोलते हैं यूनाइट। और ये है क्या चीज बेटा, ये जो है फोटो रिसेप्टर का काम करता है, फोटो रिसेप्टर का काम करता है, मतलब लाइट को सेंस करता है कि लाइट किधर से आ रही है, ठीक है।
लाइट किधर से आ रही है उसको ये सेंस करता है। दूसरा चीज एक और, ये जो ओरल ग्रूव, ये जो निकला हुआ है इसको क्या बोलते हो आप? इसको कहते हैं बेटा, ये जो ओपनिंग है यूग्लिना की, जो ओपनिंग है बेटा, इसको बोलते हैं ओरल साइड या ओरल ग्रूव, सॉरी ओरल ग्रूव, ओरल ग्रूव कहते हैं इसको, ओरल ग्रूव। ठीक है, ओरल ग्रूव के पास एक और वन मोर फोटो रिसेप्टर पिगमेंट इज प्रेजेंट कॉल्ड, इसको कहते हैं बेटा रेड स्पॉट, रेड स्पॉट। ठीक है, इन ओरल ग्रुप वन मोर फोटो रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट कॉल्ड रेड स्पॉट। जिसको नहीं दिख रहा है मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा, रेड स्पॉट कहते हैं बेटा इसको। ठीक है, ये भी क्या है, फोटो रिसेप्टर, ये भी है फोटो रिसेप्टर। ठीक है, ये दोनों पैराफ्लैजेलर बॉडी और रेड स्पॉट, ये दोनों मिलके बेटा क्या करते हैं, हेल्प इन परसेप्शन ऑफ लाइट। इसका क्या मतलब हुआ, हेल्प इन परसेप्शन ऑफ लाइट का क्या मतलब हुआ? देखो, मान लो ये वाटर है, ठीक है, ये वाटर है और यहां पर ये यूग्लिना है। ठीक है, इधर से लाइट आ रही है, मान लो इधर से लाइट आ रही है, तो इसको मूव इधर करना पड़ेगा। तो लाइट का पता लगाना कि लाइट का सोर्स किधर को है, किधर से आ रही है लाइट, उधर ही मूव करना है। तो ये यूग्लिना को बताने वाले फोटो रिसेप्टर्स पिगमेंट होते हैं। क्लियर, समझ में आ गया? समझ में आ गया यहां तक? क्लियर है? ठीक है, रेड स्पॉट। अच्छा, इसमें जो पिगमेंट होता है बेटा उसको हम एस्ट्रोजैंथीन बोलते हैं। रेड स्पॉट में जो पिगमेंट होता है उसको हम एस्ट्रोजैंथीन के नाम से जानते हैं। बट ये याद रहे तो ठीक, नहीं याद रहे तो कोई बात नहीं। क्लियर, याद रहे तो बढ़िया है। अब दो फ्लैजेला इसके पास है, ये जो है शॉर्ट फ्लैजेला है, शॉर्ट फ्लैजेला। ये क्या है, नॉन फंक्शनल, नॉन फंक्शनल। और ये लॉन्ग फ्लैजेला, यही क्या होता है, फंक्शनल है। ठीक है, अब ये यूकैरियोटिक सेल है बेटा, तो इसमें न्यूक्लियस तो होगा ना, न्यूक्लियस होगा कि नहीं होगा चाहिए, लार्ज सेंट्रल न्यूक्लियस होता है इसमें। ठीक है, ये बड़ा 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 सा एक मैं बना दूं यहां पे, लार्ज सेंट्रल न्यूक्लियस, लार्ज सेंट्रल न्यूक्लियस। और इसका स्टोरेज फूड भी होता है बेटा कुछ, ये कुछ स्टोरेज फूड है, बाकी तो साइटोप्लाज्म है। इस स्टोरेज फूड को कहते हैं बेटा
पैरामाइलॉन स्टार्च, पैरामाइलॉन स्टार्च या पैरामाइलम भी कहते हैं। ये क्या है? स्टोरेज फूड है। पैरामाइलॉन स्टार्च स्टोरेज फूड है, ठीक है। ठीक है, और जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं बेटा, जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। ऐसे बना दिया मैंने, ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया, ऐसे। ये क्या है? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, या इसी को बोलते हैं क्रोमैटोफोर्स। क्या बोलेंगे? क्रोमैटोफोर्स, क्रोमैटोफोर्स। क्रोमैटोफोर्स contain photosynthetic pigments which similar to higher plants। का यहां पे लिख रहा हूं मैं, देखो, which similar to higher plants, ठीक है। बाकी ये जो बचा, ये क्या है? साइटोप्लाज्म। ये है बेटा साइटोप्लाज्म, ठीक है। ओपनिंग ऑफ ओरल ग्रूव, तो ओपनिंग ऑफ ओरल ग्रूव जो है बेटा, आप जानते हो स्टोमा मीन्स क्या होता है? स्टोमा मीन्स, बताना जरा, स्टोमा मीन्स क्या होता है? स्टोमा मीन्स कुछ होता है, जानते हो आप लोग? स्टोमा मीन्स माउथ? अरे नहीं, स्टोमा मीन्स लिप लाइक स्ट्रक्चर, माउथ। आपने एनिमल किंगडम में पढ़ा तो है, प्रोटोस्टोमिक एनिमल्स, स्टोमा वहां भी है। ड्यूटरोस्टोमिक एनिमल्स, ह्यूमंस आर ड्यूटरोस्टोमिक एनिमल्स कि प्रोटोस्टोमिक? ड्यूटरोस्टोमिक, ठीक है। तो स्टोमा वर्ड, अब स्टोमेटा आपने लिखा, स्टोमेटा भी तो माउथ लिप लाइक स्ट्रक्चर है, गार्ड सेल्स। तो स्टोमा वर्ड जहां भी लिखा हो उसका मतलब होता है माउथ। तो इस ओरल ग्रुप को आप क्या बोल सकते हो? साइटोप्लाज्म का बना है, सिंगल सेल है, सिंगल सेल है। तो इसको, अच्छा, सिंगल सेल में भी बेटा पर्टिकुलर प्लेस है, तो ये एंटीरियर रीजन होगा, ये पोस्टीरियर रीजन होगा। ये एंटीरियर रीजन है यूग्लिना का, और ये पीछे वाला है, तो ये पोस्टीरियर रीजन होगा। और ओरल ग्रुप को हम साइटोस्टोम भी कह सकते हैं, साइटोस्टोम भी कह सकते हैं ओरल ग्रुप को, साइटोस्टोम, ठीक है। हो गया यहां तक? बनाओ जल्दी जल्दी। टाइम हो गया क्या? अभी कहां हुआ? डन। यूग्लिना, बेटा यूग्लिना जो होता है वो ड्यू टू फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, ठीक है, वो क्या है? ऑटोट्रॉफिक भी है और हेटेरोट्रॉफिक भी है। मतलब क्या हुआ?
प्रेजेंस ऑफ लाइट, अगर लाइट है तो ये बिहेव करता है फोटो ऑटोट्रॉफ्स के जैसा, और एब्सेंस ऑफ लाइट ये कैसा बिहेव करता है बेटा, हेटेरोट्रॉफ्स के जैसा, मतलब कंज्यूमर के जैसा बिहेव करता है। कंज्यूमर के जैसा, लाइट है तो खाना बनाएगा, नहीं है तो बहुत सारे बैक्टीरिया वगैरह को खा जाएगा ये। अरे एक चीज मैं बताना भूल गया, यहां पे कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल लिख लेना, सीवी। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का फंक्शन जानते हो क्या? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का फंक्शन जानते हो आप लोग? नहीं जानते? सृष्टि नो, डाइजेशन नो। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल मैं कल बताऊंगा। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के बारे में आपने एनिमल किंगडम में पढ़ा तो है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल एब्सेंट इन पैरासाइटिक फॉर्म, नहीं पढ़ा होगा? अच्छा नहीं पढ़ा होगा अभी। हाँ, दीपांशु ने सही बताया, ऑस्मो रेगुलेशन मेन फंक्शन उसका होता है। नो 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 नो, एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकता, एब्जॉर्प्शन नहीं। ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, ये दो काम होते हैं उसके मेनली, ठीक है। मेंटेन ऑस्मोलैरिटी ऑफ द बॉडी। हाँ सृष्टि, ठीक है, कल और डिटेल बताऊंगा, अभी टाइम नहीं है उतना, ठीक है। तो ये क्या करता है, दोनों काम कर सकता है ये, इसलिए इसको क्या कहते हैं बेटा, इसमें न्यूट्रिशन अगर एक वर्ड में आपसे पूछा जाए तो आप क्या बोल सकते हो? मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्यों? क्योंकि ये जो है कंज्यूमर है तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी शो करता है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और टोटली मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, ठीक है। और एक चीज और है, हमारे में एनिमल्स में बेटा गलेट पाया जाता है, एक और चीज मैं बताना भूल गया, एनिमल्स में गलेट पाया जाता है, गलेट। तो इसमें भी जो है यहाँ का जो स्ट्रक्चर है जो देख रहे हो, ये देखो, ये वाला जो खाली जगह है जहां पे फ्लैजेला मिल रहा है, इसको गलेट कहते हैं, गलेट, गलेट। तो इसमें गलेट भी है, प्रेजेंस ऑफ गलेट। तो एनिमल लाइक हो गया कि नहीं? ये जो है एनिमल लाइक हो गया, एनिमल लाइक मतलब एनिमल का कैरेक्टर, और ये क्या, प्लांट लाइक कैरेक्टर हो गया, मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया, इसलिए इसको बोलते हैं बेटा कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्लियर? यहां तक क्लियर? ठीक है, ओके। टाइम हो गया कि अभी है टाइम? हो गया, 2 लाइन लिख लो और
2 लाइन लिख लो, यूग्लिना खत्म हो जाए। है अभी, हाँ 2 लाइन लिखो। रिप्रोडक्शन, यूग्लिना खत्म कर देते हैं। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन में लिखिए इन फेवरेबल कंडीशन दे रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल, और एसेक्सुअल में बॉडी के लॉन्गिट्यूडिनल, मतलब लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन होता है। बॉडी लंबाई में टूटती है बेटा, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन। और इन फेवरेबल, इन अनफेवरेबल कंडीशन, इन unfavorable condition they form cyst, मतलब कि सिस्ट फॉर्मेशन भी इसमें होता है। बॉडी को बाहर से चारों तरफ से हार्ड कवरिंग से ये कवर कर लेंगे, ठीक है, उसको सिस्ट फॉर्मेशन बोलेंगे। अनफेवरेबल कंडीशन में सरवाइव करेगा, फेवरेबल कंडीशन आते ही वो फिर से न्यू एडल्ट यूग्लिना में कन्वर्ट हो जाएगा। बस इतना सा है, सिस्ट फॉर्मेशन भी होता है इसमें। दूसरी बात, एक बात और याद रखना है आपको, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, ये मेन बात है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट, ठीक है। और सेल वॉल एब्सेंट होता है, सेल वॉल एब्सेंट। अब हेडिंग दे दो आप लोग, अगला हेडिंग स्लाइम माउल्ड, स्लाइम माउल्ड, ये कल पढ़ेंगे, क्लियर। ठीक है बेटा, कल मिलते हैं फिर। ओके बच्चों, बाय।